गुड इवनिंग। बैठे बैठे सभी। हेलो। हेलो। क्या था हमारा डिस्कशन आज का? सीडी सेक्शन। सी तो हो ही चुका था पहले। डी सेक्शन। तो आप शीट निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में, सेक्शन डी में। 2 मिनट। D5 कौन कह रहा है? D5। D5 तुम भी कह रहे हो D5। तुम्हारे कोई पूछना, बताओ D5 क्या है? हाँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो बाद में। अच्छा देखो भाई, शांति बनाए। आपस में मत डिस्कस करो, कर लेना क्लास के बाद, रुक के कर लेना आराम से। बातें जिनको करनी होती है क्लास खत्म होने के बाद रुक जाया करो और बात कर लिया करो अच्छे से। जो भी मन में रह जाए बात रखो मत, कर ही लिया करो। मना नहीं कर रहा हूँ, क्लास के बाद रुक के कर लो, है ना? अभी इधर डिस्कस कर लो। पहले तो ये बताओ कि ये सवाल मैंने D7 बनाया, D7 ही पूछा था क्या? ओके। D5 पूछा था, मैंने डायग्राम D7 का बना दिया। अच्छा, D7 पूछना भी था। किस किस से हो गया D7? इतने लोगों से हो गया है, ठीक है। बाकी कौन कौन पूछ रहा है? इतने लोग पूछ, क्योंकि बाकी लोग जो नहीं करके हैं वो थोड़ी पूछ पाएंगे, है ना? तभी देखो कैसे करना है। 1 2 1 2 है। 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता जा रहा है। 1 2 ऐसे इनफाइनाइट है। तो जितने भी इनफाइनाइट वाले सवाल होते हैं, जैसे 11th में इनफाइनाइट पुली वाला सवाल होता है, और इसमें भी ऐसा होता है। तो अगर इनफाइनाइट वाला कोई सवाल है तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि इनफाइनाइट +1 इज ऑल्सो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इस लॉजिक से इसको सॉल्व किया जाता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि इसका एक नाम रखते हैं ए और बी। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके बाद जैसा है वैसा ही सी और डी के बाद है। ए और बी के बाद जितने रेजिस्टेंस मिलेंगे उतने ही ये मिलेंगे। ऐसा एक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है कि एक होटल है जिसमें अनंत कमरे हैं, तो एक कमरे में कोई आके रुक गया, अब कितने कमरे खाली रह गए? उतने ही खाली है, है ना? अब मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैथ्स में पढ़ाएंगे शायद आएगा
क्या पढ़ लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन? ये इनफाइनाइट कमरे वाला सवाल आ गया, प्रोबेबिलिटी में आएगा शायद, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना, वो भी हो गया, पर ये कमरे का सवाल नहीं आया। ठीक है, मैं तो भूल भुला गया अभी, अब आप लोग ढूंढ लेना इधर उधर से, है ना। इसमें हॉल एंड नाइट में आता है शायद क्वेश्चन, हॉल एंड नाइट बुक आती है ना मैथ्स की, है क्या किसी पास? है ना लोगों पास? तो हॉल एंड नाइट के अंदर शायद मैंने पढ़ा था कभी। कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन रहता है प्रोबेबिलिटी के अंदर भी, इनफाइनाइट कमरे वाला, ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला, इनफाइनाइट पुली वाला सवाल होता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसके बाद जैसा है वैसा ही इसके बाद है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि आर ए बी इज इक्वल टू आर सी डी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ऐसा मान लेते हैं। इसके बाद का आर इक्विवेलेंट वही होगा जो इसके बाद का आर इक्विवेलेंट होगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि ये जो ए और बी वाला पॉइंट है, इसके आगे वाले हिस्से को आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर लेते हैं। ये एक और ये दो, और इसके क्रॉस आने वाला भी टोटल आर इक्विवेलेंट ही होगा, इनका इक्विवेलेंट भी वही आएगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 2 × आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 + आर इक्विवेलेंट। इन तीनों को जोड़ने के बाद भी वही आना चाहिए। अब गुणा कर लेंगे, 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, 2 + आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट। तो ये 2 आर इक्विवेलेंट तो कट गया, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट -2 = 0। तो आर इक्विवेलेंट माइनस भी आ गया 1 ± √1 + 4 × 2। क्या कह रहे हैं? अच्छा, सॉल्व करने से जो आएगा, तो इसमें माइनस वाला तो होगा नहीं, प्लस वाला होगा, तो 2 आ गया आर इक्विवेलेंट। तो इन सबको हटा करके यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। और नहीं तो यहाँ तक का भी 2 ले सकते हो, फिर 2 2 मिला के 1 हो गया। फिर इसमें कितना करंट आएगा ऐसे निकाल सकते हैं ना ब्रांच वाइज। तो इस तरह से ये जो इनफाइनाइट लैडर वाले सवाल होते हैं उसमें यही काम करना होता है, 2 पॉइंट लेते हैं, उसके आगे का हिसाब लेते हैं, फिर एक ब्रांच हटाते हैं, फिर 2 पॉइंट लेते हैं, फिर उसके आगे का हिसाब लेते हैं, और उनको रिलेट करना होता है। रिलेट कर पाओगे तो हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरा सवाल करना, वो नहीं हो पाएगा फिर, है ना। रिलेशन बनेगा तभी होगा, ठीक है। अब आपने D5 पूछा था, तो D5 में क्या समस्या हो रही बताओ भाई। ऐसा सवाल तो क्लास में किए था अपन ने, फिर भी पूछ लिया। जो समस्या है वो पूछे, सवाल ने पूछे। सेम ही क्वेश्चन है क्लास वाला ही, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया और कुछ नहीं। ये 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 3 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम, 5 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी। एक पॉइंट है एक्स, एक पॉइंट है वाई। तो जिसने पूछा है वो पूछे, कहाँ गए विद्यार्थी, बताओ भाई। तुम पूछना चाह रहे हो ना, ठीक है, तुम पूछ लो। बिल्कुल सही बताया इसने कि इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। अच्छा, इस रूल से भी आ जाएगा कि अपन ने कहा था कि कोई भी गोला खींच दो
इसको कट करने वाला एक ही पॉइंट है ना, इनकमिंग आउटगोइंग करंट जीरो, सो दिस करंट जीरो, है ना। एक ऐसा गोला खींच दिया, एक ही जगह कट कर रहा है, तो अब इसमें एंटर कर रहा है अगर, तो फिर तो करंट जमा होता जाएगा, चार्ज जमा होता जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज इकट्ठा होता जाएगा। तो ये सिर्फ जंक्शन का रूल नहीं, ऐसे बड़ा करके बना सकते हैं। तुमने सही बताया कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये बैटरी है 10 वोल्ट की, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये बताओ। 10 है। अच्छा, अगर करंट इसमें इधर जा रहा है 2 एम्पियर, फिर फिर कितना है? हाँ ये बताओ कि जब 2 एम्पियर इधर जाता है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 है। और इधर जाते हैं तब, इसका मतलब आइडियल बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके ईएमएफ के बराबर होता है, चाहे करंट आए जाए ना जाए, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए चाहे किधर भी ना जाए। पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद में आई क्यों जीरो हो रहा है? आई क्यों जीरो हो रहा है? अभी ये छत पे टंगे होने के बाद नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? वही बात, एफिनिटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बैलेंस्ड, नो फ्लो। ये बैटरी के अंदर का चित्र याद करो, जब हमने इसको किसी से जोड़ा नहीं, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ का चार्ज एक एफिनिटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बैलेंस है कि नहीं? तो उस समय चार्ज क्यों चलेगा, चार्ज क्यों फ्लो करेगा? जैसे ये गिर नहीं रहा है, इसको किसी ने रोक रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एफिनिटी फोर्स से रोक रखा है, कोई भी चार्ज क्यों चलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट होगा कि नहीं होगा? अगर हमारे पास में, जब तक उस बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई करंट नहीं होगा। पता होने के बाद तो हमने करंट जीरो जो बताया है वो इसलिए बताया क्योंकि किरचॉफ का नियम बोल रहा था। हमने आई जीरो पता इस तरह से नहीं किया है कि एफिनिटी फोर्स बराबर है, हमने करंट जीरो ऐसे पता किया है कि इस हिस्से में करंट जमा, चार्ज जमा नहीं हो सकता, वहां से हमको आई जीरो पता लगा है। वरना बैटरी देख के तो कभी पता ही नहीं लगेगा कि करंट किधर जाएगा। तो ये तो सही बात है कि बैटरी से कैसे पता लगेगा कि करंट किधर जाएगा। तो ये तो क्या था क्लास में कि बैटरी से कभी पता ही नहीं लगता है कि करंट किधर जाता है, इधर जाता है कि उधर जाता है, कि जाता भी है कि नहीं जाता है। ये सब रेजिस्टेंस ही बताता है, रेजिस्टेंस से ही फैसला होता है कि करंट किधर जाएगा, कितना जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस जाके ढूंढो, ना कि बैटरी के क्रॉस ढूंढो। ठीक है, तो ये तुम्हारी डाउट क्लियर हो गई, अब कोई डाउट नहीं रहा। अब बोलो तुम्हारा कोई डाउट रह गया इसमें? अब हो जाएगा, दोबारा ट्राई करो, डाउट नहीं है मतलब कोई भी? और किसी को डाउट नहीं सवाल में, मतलब डाउट क्लियर है? ठीक है, अब D8 में आ जाए। D8 भी पूछने क्या? ठीक है, D8।
देखो D8 में ऐसा दिया हुआ है 50 और इधर एक रेजिस्टेंस ऐसा आ रहा है। फिर यहां से इसको ज्वाइन किया, ये 50 वोल्ट का है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और ये 500 ओम है, और ये टोटल 2000 ओम है। कौन पूछ रहा था भाई? पूछो, क्या पूछना चाहते, अच्छे से पूछो। है वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ लिखा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रियोस्टेट। वेरिएबल का मतलब हो गया कि 2000 ओम टोटल है, उसमें से जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हो जाएगा। जैसे एक टॉफी लेके आए हो, जितना टुकड़ा खाओगे उतना इस्तेमाल हो गया। आधी भी खा सकते हो, 1/4 भी खा सकते हो। है, दे रखा है, ले लो, दे रखा है तो क्या दिक्कत। तो ये 500 हो गया, तो बाकी कितना हो गया फिर? 1500 हो गया। तो अब इन दोनों का मिला के कितना हो गया? है, अच्छा ऐसा सब किया पर आंसर नहीं आया। अभी 2 मिनट, पूछा क्या था ये बताओ? किसके क्रॉस? किसके क्रॉस बताना है? तो जो इस इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा। तो 1500 और 500 मिला के कितने होते हैं? 1500 गुणा 500 अपॉन 2000, 500 चौक 2000, और 375 आ गया। 375 है क्या? 500 ये है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट 375 है। तुम्हारा भी कॉपी में इतना ही आया होगा कि कुछ और आया था? है, सेम आया था। अच्छा, फिर इसके बाद तुम इसमें करंट निकालना जानते हो, सीरीज में तो जुड़ जाएंगे। तो करंट कितना है? 50/875, ये भी आ गया। अब इसके 375 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वो कैसे निकालोगे? तो 50 × 875 इंटू 375, 75 से 75 मत काट देना, मतलब ये कैंसिल करते हैं कुछ। 25 के टेबल से काटें, कितनी बार जाएगा ऊपर 25? ये कितना आएगा? 15, 15 बार 25 का टेबल जाएगा। 15 बार कैसे जाएगा? 25, हाँ 15 बार चला जाएगा ना, 15 बार चला जाएगा, चला जाएगा। और नीचे 35, फिर 5 से काट देते हैं, 150/7। क्या कहते हो, ऐसा है कि नहीं? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना आता है। ओके, और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? इसी का पार्ट 2। If load is removed, what should be the resistance of BC part to get 40 volt between B and C? अगर लोड को रिमूव कर लिया, अभी अकेला ही रह गया। हाँ ये 500 ये उड़ा दिया, हो गया, सीधा हो गया, और ज्यादा बचा ही गया। देखो सवाल जब हम, मैं जैसे पिछली क्लास में भी कह रहा था कि जो
ब्रेन में नॉलेज स्टोर होता है वो टैगिंग के साथ स्टोर होता है, और टैगिंग उसकी ज्यादा बढ़ती है जो ज्यादा होमवर्क करता है। जो होमवर्क नहीं करता उसके साथ टैगिंग नहीं होती। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है लोड रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। अब जिसने इन शब्दों को पढ़ लिया, सवाल कर लिया, तो उसके दिमाग में कुछ टैग जम जाएंगे कि हाँ रियोस्टेट बोले ऐसा होता है, लोड रेजिस्टेंस बोले ये होता है। ऐसे ऐसे कुछ दिमाग में टैग सेटल हो जाते हैं। जो होमवर्क करके नहीं जाता वो फिर पेपर में सोचता है ये क्या दे रखा है, फिर वो उससे होगा नहीं वहां पर, है ना। ये चक्कर पड़ता है। अभी क्वेश्चन आगे बताइए। आप पार्ट 2 में चले हम। तो पार्ट 2 का सेक्शन डी, D19 से पहले 16। ठीक है, D16 बताते हैं आपको। पहले D16 देखते हैं। देखो D16 में क्या लिखा है। कह रहे हैं कि घर में सप्लाई 120 की मान ली जाए। घर में 220 की होती, पर इन्होंने कहा मान ले 120 की। मान लेते किसी देश में होती होगी। रेजिस्टेंस जो वायर्स का है वो 6 ओम है। 60 वाट का बल्ब पहले से ऑन किया हुआ है, तो घर की सप्लाई हो गई 220, 120। ये अपन ने बल्ब जला रखा है पहले से ही। बल्ब हमारा 60 वाट वाला है, 60 वाट का बल्ब है। ठीक है। अब हमारे पास एक 240 वाट का हीटर भी है। ये हीटर हो गया। इसके साथ पैरेलल ही लगाना बोल रहे हैं ना। अपन तो ऐसे लगा लेते हैं यहीं पर ही, हीटर यहाँ लगा लेते हैं। ये 240 वाट का है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 120 है। अभी क्या हो रहा है कि है ना, ये जो वायर आ रहा है ना, इस वायर की लंबाई की वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉप तो इसके क्रॉस हो ही जाएगा। तो जब हमारा ये हीटर नहीं है, एक बार के लिए हीटर मिटाते हैं, दूसरे चित्र में दिखाएंगे। पहले का चित्र देखते हैं, है ना। तो इस जो वायर है इसके बारे में कौन सा लीड वायर क्या बोल रहे हैं। हाँ वही होता है ये लीड वायर। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है। तो अब अपन को टोटल 6 ओम दिया हुआ है, तो अपन कोई मान लेते हैं 3 ओम इधर ले लेते हैं, 3 ओम इधर ले लेते हैं वायर का। ठीक है। यहां तक का 3 ओम एक जगह दिखा दूं, और यहां तक का 3 ओम, 3 ओम 3 ओम। ठीक है। अभी जो 60 वाट का, ये तो दुकानदार ने तो ये बताया था कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो V² अपॉन P होगा। तो 120 इंटू 120। अब उस देश में 120 का सप्लाई के हिसाब से बल्ब बिकता होगा, क्योंकि घर की सप्लाई वैसी है ना। 60 आ गया, तो कितना आ गया 240 ओम। तो ये हमें समझ में आया कि 240 ओम का है। तो अब जो इसमें करंट जाएगा, अगर हम देखें, तो वो करंट आएगा टोटल 120 डिवाइडेड बाय 246, है ना। 120 डिवाइडेड बाय 246। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखना चाहते हो आप, तो अब आपको करंट तो मिल चुका है आई, तो इस तरफ आई हो गया, तो ये प्लस माइनस, तो इसका हो जाएगा 120 माइनस 3i, और इसका हो जाएगा प्लस माइनस 0 प्लस 3i, तो ये हो गया 3i। तो इसके क्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 120 माइनस 6i। आई का वैल्यू आपके सामने है, तो 120 माइनस 6 इंटू 120/246, है ना। अब मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ 120, तो ये 246 माइनस 6,
अपॉन 246, तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 120 गुणा 240 बटे 246, तो 120 से थोड़ा कम आ जाएगा। ये जो घरों की वायरिंग है इसकी वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ना होकर के उतना हो जाएगा, उतना 120 ना होकर के 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा कि हमने हीटर भी चला लिया, तो हीटर के चलाने से करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी अभी बढ़ा के दिखाते हैं। यहाँ तो बल्ब लगा ही रखा है, बल्ब के बगल में हीटर भी लगा दिया, ये हीटर को रेजिस्टेंस मान लो, तो पावर इसका 4 गुना हो गया, पावर इसका 4 गुना हो गया ना। ये थोड़ा सा चिन्ह गलत लग गया, तो पावर 4 गुना हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 60 हो गया, रेजिस्टेंस 60 आ गया ना उसका। हीटर 60 ओम और ये 240 ओम, और ये अपना 0 120, 3 ओम इधर 3 ओम इधर। अब अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के कितना हो गया 60 इंटू 240 अपॉन 300, 5 आ गया 48 आ गया 48, इन दोनों का मिला के 48 48 और ये दोनों मिला के 6, 48 प्लस 6 54। तो अब जो करंट आया I1 मान लेते 120 माइनस अपॉन 54। अब जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो अपन लिख सकते हैं 120 माइनस 3I1, 120 माइनस 3I1 और ये 3I1, तो 120 माइनस 6I1, ये डेल्टा वी डैश। अब जो नया आ गया 120 माइनस 6I1, I1 हो रहा 120 माइनस अपॉन 54, तो 120 कॉमन ले लिए, 54 माइनस 6 48 अपॉन 54। देखो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो था 120 गुणा 240 बटे 246, बाद वाला 120 गुणा, कहाँ गया वो, अभी तो लिखा, ये लिखा ना 48 अपॉन 54। इसको 4 से गुणा करूं क्या ऊपर नीचे, 54 का 4 गुना क्या होता है 246 होता है क्या, नहीं होता है। अब आपको निकालना क्या है ये बताओ, बाद वाला निकालना है कि डिफरेंस निकालना है कि क्या निकालना है। व्हाट इज डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, अब डिक्रीमेंट बताना है तो इन दोनों का अंतर बताना है, तो दिस माइनस दिस कर लोगे। अब ये जो मैंने सॉल्व किया ये बिल्कुल ज्यादा ऐसे वैसा कर दिया समझाने वाला। अब हम करेंगे क्या, अब ये मैं 120 माइनस ये थोड़ी लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा I इंटू आर, I1 इंटू आर, है ना। पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा, निकालना तो टोटल आर पड़ेगा ही, मतलब प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस मैं वो ऐसे लीड वायर का 3 ओम नहीं लिखूंगा, बस इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो आई निकाल के आर से गुणा करके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में आ जाएगा I1 इंटू आर, पहले वाले का आर है 240, आई इंटू 240 पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरे वाले में I1 इंटू 48, उन दोनों का अंतर निकाल लूंगा, ठीक है। तो इससे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब D18 पूछ रहे हैं, ठीक है बताए थे।
D18 थोड़ा चित्र अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा बना दो। वन टू थ्री फोर। ऐसा हमको दिया है, क्या पूछ लिया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब देखो कैसे हम निकालते हैं। और 1 और 2 के बीच इक्विवेलेंट निकालना है तो अपन ऐसे इसके बीच बैटरी जोड़ देंगे। जिन दोनों के बीच इक्विवेलेंट निकालना होता है, बैटरी जोड़ देते हैं। इस बैटरी का जो भी वोल्टेज होता है और जो भी हम करंट मानते हैं, तो हम इसका एक इक्विवेलेंट का डायग्राम बनाते हैं। इसका आ गया आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर V और यहाँ पे करंट आई। तो इस इक्वेशन से पता लगा कि आर इक्विवेलेंट का आंसर है V/I। ये वाला V डिवाइडेड बाय I जो होगा वही इसका आर इक्विवेलेंट होगा। अब हमको आगे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। 3 रास्ते दिखते हैं, एक सीधा रास्ता है, 2 घुमावदार रास्ते हैं, दोनों आइडेंटिकल है। ये रास्ता और ये रास्ता सिमेट्रिकल है, यानी पैरेलल सिमेट्री यहाँ पर है। अच्छा, ऐसा भी लगाना होता है, ठीक है लगा लेते हैं। I1 और I1 पैरेलल सिमेट्रिक ब्रांच में एक जैसा करंट होगा। यहाँ तो रिवर्स सिमेट्री भी है, जैसा यहाँ से बांटेंगे वैसा इकट्ठा कर लेंगे। I1 I1, तो हमें ये पता लगा कि I1 यूं गया और I1 यूं आ गया, या I1 यूं गया I1 यूं आ गया। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं गया, जिसमें ना जाए कुछ उसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ये लो, मिट गया। कोई सूचना आ गई, हमारी क्लास में आती है। कहाँ पे करना है? मेरा नाम आए। क्या तारीख है आज? ठीक। तो बच्चों, ये सवाल के बारे में क्या कहना है आपका? हो गया? अब दूसरे में भी कर लोगे ऐसे ही? आप बताइए। और D14 पूछना चाहते हो? पूछो। अच्छा, ठीक है, तुम ही बताओगे अब कैसे आएगा। अब ये D14 हमको बताने वाला है, हम ध्यान से देखेंगे। R to R R, यहाँ से U, यहाँ से U, और ये बैटरी। अब हमें कुछ करंट के कुछ जानकारी दे रखा है। इस पॉइंट का नाम A,
इस पॉइंट का नाम बी। तो अब बताओ, तुम कुछ बताने चाह रहे थे। ये तीनों पैरेलल होंगे, ऐसा कहना चाहते हो? ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी हो गया। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए इधर बी इधर, तो ये तीन रेजिस्टेंस आ गए ए और बी में। और एक बैटरी आ गई, एक 2R है। तो अब ये बताओ कि उस 2R में जो करंट जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है कि बी से ए की तरफ? नहीं नहीं, 2R से पूछ रहा हूँ। 2R में जो करंट आ रहा है, 2R का एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। तो जो 2R में करंट जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है कि बी से ए की तरफ जा रहा है? ए से बी जा रहा है, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है ना? ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस का पॉइंट हो गया, माइनस का पॉइंट हो गया। ए से बी जा रहा है। अब इसमें बताओ ए किधर है, बी किधर है? ए ये रहा, बी ये रहा, ए से बी जा रहा है, तो किधर जा रहा है? तुम डायग्राम उलट के बनाओगे, मेरे राइट से लेफ्ट जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। राइट लेफ्ट उलट जाएगा। अब और बताओ, इसमें अब कुछ नहीं रहा। D19, D19 में क्या समस्या हो रही है? आंसर नहीं आ रहा है? गलत कर रहे हो मतलब? ऐसा हमको दिया है और हमसे कुछ पूछ लिया है, तो अब किसका आंसर गलत आ रहा है वो बताएं। किसका गलत आ रहा है? तुम्हारा गलत आ रहा है? आ रहा है कि आ जाएगा? तुम्हारा नहीं आ रहा ना? नहीं, तुम बताओ। किया कि नहीं किया अटेम्प्ट? है? अटेम्प्ट ही नहीं किया? किया था? कहाँ किया था? ये कर रखा है? अच्छा अच्छा, देखो बहुत ही सीधा है। 20 और 30 मिला के 50 होते हैं, हर कोई जानता है। तो इसको मिटा के 50 बना दो। ठीक है, फिर मिटाते जाएंगे बनाते जाएंगे। ये 50 हो। अब आपने बताया कि ये भी मिटा दें, ये भी 50 हो गया। तो ये 50 का हिसाब इधर आ गया। फिर ये 15 और 10, 25 होता है, तो ये भी मिटा देते हैं। 25 हो। अब इसके आगे बताओ। करंट डिवाइड होता है तो सीरीज तो होता नहीं, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है।
अगर करंट बट गया, ब्रांच बदल गया, तो ये तो पक्का हो गया कि सीरीज तो है ही नहीं। अब पैरेलल है भी कि नहीं है इसका पता करने के लिए अपन इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ टेक्नोलॉजी जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल तो अपन वी ए मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी वन मान लेते हैं, तो ये वी वन हो गया। और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी टू मान लेते हैं, तो ये वी टू हो गया। अब अपन इस सर्किट को वापस से ड्रॉ करेंगे, इधर वी ए दिखाएंगे, इधर वी बी दिखाएंगे, और वी वन वी टू बीच में दिखा देंगे। चलो वी वन ऊपर दिखा देते हैं, वी टू नीचे दिखा देते हैं, ठीक है। अब अपन को जो जो पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं वो देखते हैं। हमें ए और बी के बीच तो पता ही करना है, तो इसको साइड में ऐसा कर लिया। तो वी ए और वी वन के बीच 2 ओम दिया हुआ है, तो यहां पर एक 2 ओम है। और वी बी और वी टू के बीच 8 ओम है, तो ये हो गया 8 ओम। फिर वी वन और वी टू के बीच 50 ओम, तो 50 ओम ये वाला हो गया। वी वन और वी टू के बीच 50 ओम है, एक और 50 ओम ये भी हो गया। वी वन और वी टू के बीच एक और है 25 ओम, ये भी हो गया। ये हो ही चुका है 8, ये भी हो चुका है। कोई रह गया क्या? कोई नहीं रहा। अब क्या बचा? ये 3, 50 50 25, 25 25 12.5, 12.5 प्लस 10 22.5 हो गया। सीधा ही हो गया ये तो। अगर ऐसे लाइन में बनाता ना तो और सीधा लगता एकदम, ठीक है। तो ऐसे जब हमें ना लगे कुछ पता, जिसमें होते हैं ऐसे सीधे तार, ये जो तार इधर से उधर जोड़ते हैं ना, उसमें फिर हमें दिखता नहीं ढंग से सीरीज पैरेलल। सीरीज तो खैर फिर भी दिख जाता है, पैरेलल नहीं दिखता है। तो उसको फिर रीड्रॉ करें, पोटेंशियल मान करके रीड्रॉ करेंगे तो सारे तार गायब हो जाएंगे, फिर रेजिस्टेंसेस बनेंगे, ठीक है। और बताइए, सेक्शन डी में अब कुछ नहीं था। अब इसके पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 में कितने हैं? डी 15। Efficiency of a cell when connected to resistance is 60%. What will be the efficiency if external resistance is increased to 6 times? ठीक है। किसी भी सेल की एफिशिएंसी क्या होती है, ये बात आ रही है। जब हम किसी सेल का इस्तेमाल करते हैं, क्या हमने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था कि एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया हो? किया तो था शुरू में, जिसमें अपन ने निकाला था कि मैक्सिमम पावर क्या आएगी, कर रखा था क्या? क्या आता है उसका आंसर? आर बराबर आर आता है, मैक्सिमम पावर का ग्राफ बनाया था। किया तो होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अब कहीं छूट गया हो आपके बैच में, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं किया है तो आज करना पड़ेगा फिर, है ना। अभी कर लेंगे, नहीं किया तो कर लेंगे फिर। बाकी इस सवाल की बात वैसे कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया बैटरी। इसका एफिशिएंसी से क्या मतलब होता है? किसी का भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। इस आउटपुट में डिजायर्ड बोल देते हैं, डिजायर्ड आउटपुट। मतलब जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं
उससे डिजायर्ड आउटपुट क्या मिल रहा है? हमेशा आउटपुट इनपुट तो बराबर ही होगा, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा ही होगा। पर उससे जो चाहते हैं वो क्या मिला? बल्ब के लिए इनपुट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट है उसकी विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल एनर्जी में जो खर्च होगी वो तो बराबर ही होगी, परंतु उसमें से विजिबल कितना मिला वो उसका आउटपुट होता है। तो ऐसे ही हम किसी बैटरी से कोई बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब की रोशनी तो उसका आउटपुट हो गया, है ना, और इनपुट उसका केमिकल एनर्जी हो गया। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लगा देंगे तो आउटपुट पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, जो कि इस रेजिस्टेंस में मिलेगा, और इनपुट पावर हो जाएगा ई इंटू आई, जो उसकी केमिकल एनर्जी खर्च होगी। तो यहां से आ जाएगा आई इंटू आर अपॉन ई, और आई की वैल्यू तो हम जानते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर बाय ई। तो आर अपॉन आर प्लस आर। तो किसी भी सेल का एफिशिएंसी जो होता है वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, आर अपॉन आर प्लस आर। आर अपॉन आर प्लस आर को हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस आर बाय आर। इफिशिएंसी वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर आर की वैल्यू 0 रखोगे तो इफिशिएंसी क्या आएगी? आर की वैल्यू 0 रखोगे, कैपिटल आर की, तो इफिशिएंसी 0 आ जाएगी। आर 0 तो इफिशिएंसी 0, और अगर आर इनफाइनाइट तो इफिशिएंसी 1। तो इफिशिएंसी ऐसे 1 तक जाएगी। तो किसी भी सेल की इफिशिएंसी जो होती है, किसी भी सेल की इफिशिएंसी जो होती है, अगर आर 0 कर दोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 करोगे, तो उसकी इफिशिएंसी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सारी केमिकल एनर्जी खर्च हो जाएगी, आउटपुट में 0 मिलेगा। यानी एक बैटरी खरीद के लाएं और उसको 0 रजिस्टर से जोड़ दें, बैटरी में एकदम पटाखा बजेगा, शॉर्ट सर्किट टाइप की जोर की आवाज आएगी, बैटरी खत्म, आउटपुट, बैटरी खत्म हो गई, अब नई बैटरी खरीदो, है ना। आपने उस बैटरी को नष्ट कर दिया है, सारी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई क्योंकि आपने 0 रजिस्टर से जोड़ दी। अब आप जानते हो कि 0 रजिस्टर दुकान में मिलेगा नहीं, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। आप कुछ तो रजिस्टर लेके आओगे ही, तो वो फिर उसका कुछ समय लगेगा खत्म होने में भी, और पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, पर जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना इफिशिएंसी घट जाएगा। ठीक है, यानी जल्दबाजी में काम करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। एक ही दिन में सारी पढ़ाई कर लेना चाहोगे और पहले पढ़ोगे नहीं, तो वहां जाके कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट 0 आने वाला है, ये फॉर्मूला बता रहा है। अगर आर इनफाइनाइट रखोगे, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखोगे, तो इफिशियंसी 100% है। धीरे धीरे अगर करंट जाएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो गलियों से गुजरेगा, धीरे धीरे गुजरेगा कि भिड़ना नहीं किसी से, थोड़ा यूं चलते, थोड़ा यूं चलते, थोड़ा यूं चलते, ये बीच में आ रहा है, तो किसी से नहीं भिड़ेगा, पूरे रास्ते में निकल के चला जाएगा, सारी एनर्जी खर्च करेगा, किसी को गर्म नहीं करेगा, अंदर बैटरी गर्म नहीं होगी, तो एफिशिएंसी आउटपुट पे 100% आ जाएगी। जो धीरे धीरे रोज पढ़ाई करते हैं उनका एफिशिएंसी ज्यादा होता है, रोज का काम रोज करते हैं, है ना। जो एक साथ बैठ करके कुछ दिन तक तो इधर उधर घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर नंबर खटते हैं, फिर टेंशन आते, फिर लोग फोन करके कहते हैं क्या हो रहा है, फिर बैठते हैं, फिर घंटे घंटों पढ़ते हैं, फिर खूब सारा पढ़ते हैं, फिर उतना असर नहीं आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ से कुछ पता लग रहा है कुछ? हाँ बोले। टाइम दे रखा 19 से 21 जून है, 6:30 से 7:30, और आपके अवार्ड मिलेंगे, रेगुलर अटेंडेंस का है, जो अच्छा आसन करेगा उसको मिलेगा सूर्य नमस्कार। 3 दिन का है, 3 दिन का प्रोग्राम है। 6:30 से 7:30। कहाँ पर है ये? ये सर ये साइकिल स्टैंड सीजे टावर। यहीं पर है। ठीक है, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता रहा हूँ।
थोड़ा शांति बनाए, है ना। ये एक योगा सेशन के बारे में है, और ये है यहीं पर साइकिल स्टैंड में ही, और सुबह 6:30 से लेके 7:30 का टाइम है, 1 घंटे का। और ये 3 दिन है, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। ठीक है, 19, 20, 21। इसके लिए कुछ प्राइस भी रखे गए हैं। जो रेगुलर आएगा, तीनों दिन पहुंचेगा योगा सेशन में, उसके लिए कोई प्राइस बढ़ सकता है। देखो सिर्फ मतलब इसके बेसिक ये पॉइंट्स हैं, मतलब उनके आधार पर बेस्ट मतलब पोस्चर के हिसाब से आसन वगैरह जो प्रॉपर कर लेगा योगा करवाएंगे। ये मनोहर लाल जी हैं, ये योगा करवाएंगे। तो अगर आप बेस्ट पोस्चर करोगे, अच्छा आसन वगैरह करके दिखाओगे कि भी जैसा बताए, और सूर्य नमस्कार जो एक प्रोसेस है, उसके अंदर आप माने कितना तेजी से करते हो उस प्रोसेस को, टाइम लिमिट के साथ। तो ऐसे इसके आधार पर इन 2-3 पॉइंट्स दे करके जजमेंट होगा, कुछ इनाम भी बटेगा। ठीक है, अब बाकी चीजें नोट वोट बाहर पोस्टर पे लगा दोगे कहीं, नोटिस बोर्ड पे पढ़ लेना, थोड़ी और डिटेल को लेना चाहो। ठीक है, 3 दिन का योगा का दिन है। अच्छा देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा फालतू टाइम बर्बाद हो रहा है ना, ऐसा लगता है। परंतु मैंने ऐसे देखा है स्टूडेंट्स को कि जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल भी नहीं जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, अभी तो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, 12th के अंदर है, तो वो 11, 12th जिनकी टॉप रैंक आई थी, मैं उनसे डिस्कस किया हुआ है। तो जिस भी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, उसकी स्कूल की उनकी 100% की अटेंडेंस होती है। वो अपनी स्कूल में जाते हैं, भले वहां पे होमवर्क कर लेते हैं, अगर वो लोग नहीं पढ़ाते तो, अगर वो मना करते कि मत आओ तो नहीं जाते हैं। फिर वो कोई टूर्नामेंट खिलाते हैं, कोई क्रिकेट खिलाते हैं, तो उसमें भी भाग लेते हैं। ऐसा करने से कुछ लोगों को लगेगा कि तो बर्बाद कर रहे हैं टाइम, परंतु जो लोग ऐसा करते हैं उनका माइंड क्या थोड़ा फ्रेश हो जाता है। जो घंटे पर 8-8 घंटे की किताब को ऐसे पढ़े रहता है, फिर दिमाग कहता है मत स्टोर कर, अब एक एक चीज बार बार देखते रहोगे, ऐसा ही करते रहोगे, तो ब्रेन जो है, ब्रेन एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि रिपीटेटिव चीज को रिमेम्बर नहीं रखता है। फिर आपको 3 दिन लगा के पढ़ोगे तो उसका 1 दिन बनेगा। और ऐसे बच्चे कुछ खेल आते हैं, प्रोग्राम में भाग ले लेते हैं, फिर पढ़ते हैं ना, तो फिर उनको याद रहता है। ऐसा मैं मतलब फैक्ट बता रहा हूँ जो मुझे विद्यार्थी होशियार बच्चों से पता लगा, क्योंकि मैंने उनको पता करना चाहा कि वो बच्चे स्कूल के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं और अटेंडेंस भी रेगुलर रहती। तो मैं भी आश्चर्यचकित था, माने कि वो अपने टाइम टेबल का बहुत अच्छा यूज करते हैं, खराब नहीं करते कोई भी टाइम। जहाँ जिस जगह जो चाहिए वो करते हैं, होमवर्क की जगह होमवर्क करते हैं, जहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। और ये सब बड़ी कंपनी के मालिक वगैरह सब देखोगे, उनमें भी ऐसा नेचर होता है। सुबह योगा भी करते हैं, प्रोग्राम में लेते हैं, कई कंपनियों की मीटिंग भी लेते हैं इधर से उधर। अपन अपने देश के प्रधानमंत्री देखे तो वो भी इधर भोज के घूम आते हैं एक ही दिन में। उनकी स्टोरी आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं वो हर प्रोग्राम की, इसलिए पता लग जाता है कि एक ही दिन में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जबकि उनको कितनी यहाँ पे काम करके दूसरी जगह दूसरा कुछ बोलना है, एक स्टूडेंट से 3 सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं हो पाता है ना, तीसरा सब्जेक्ट रह जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की कमी है। तो फिलहाल इसमें अब कोई सवाल नहीं रहा। D14 सवाल पूछा था, बीच में कुछ दूसरी बात आ गई है। ठीक है, D14 देख रहे हैं। एक 50 वाट का बल्ब है, सीरीज में लगा रूम हीटर के, और टू गेट द मैक्सिमम हीटर आउटपुट 50 वाट बल्ब शुड बी रिप्लेस्ड बाय बल्ब ऑफ हाउ मेनी पावर। अब ये क्वेश्चन D14 जो है ना अधूरा है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन थे, 4 बल्ब के ऑप्शन थे, उनमें से छांटना था। एक्चुअली क्या है कि ऐसे तो फिर अपन कुछ दूसरा बल्ब क्यों लगाएंगे, लगाने से तो घाटा ही होगा, है ना। अब अपन कम से कम रेजिस्टेंस का लगाएंगे, तो उसमें कम से कम रेजिस्टेंस का होगा जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो 4 ऑप्शन में से एक 200 वाट का बल्ब दे रखा होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इसलिए वो लगा दिया। इसलिए आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्वेश्चन D14 जो है वो अधूरा है। पुरानी शीट के अंदर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे,
जिसमें कुछ बल्ब थे 50 वाट, 100 वाट, है ना, 200 वाट, ऐसे करके नहीं लगाने के लिए मना कर रहे थे, कुछ तो लगाने का बोल रहे थे। कुछ लगाएंगे तो फिर 200 वाले ही लगाएंगे फिर हम, वैसे तो कुछ ना लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो सवाल अच्छा नहीं, मतलब अधूरा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना हुआ तो। ठीक है, और कुछ था इसके आगे? बस इतना ही था, और कोई होमवर्क नहीं था? ठीक है, फिर कोई डीपीपी वगैरह नहीं था? ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। अपनी क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था भाई? रिवर्स सिमेट्री के बारे में बात हुई थी, उसका अब सवाल कर लेते हैं कोई एक क्वेश्चन ये कीजिए। अच्छा, एक बात और रहेगी, वही बताए थे, फिर पॉइंट पे आते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये अगर हमें मिल जाए किसी सर्किट में तो क्या होगा? ठीक है, ये बताने जा रहे हैं। जैसा कि अपना एक वो फेवरेट क्वेश्चन था जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, यहां से करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के मामले में बात आ रही थी कि इसको सिंप्लीफाई करने का मामला है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर हम एक बार के लिए ऐसे मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट, कुछ भी ले सकते हैं, वी भी मैंने 100 ले लिया। तो इसका 100 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट। एक तरह से मान लो कि 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अभी इसमें क्या होगा कि जब हम 100 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमें 3 पैरेलल रास्ते मिलेंगे। जैसे एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतरेंगे तो अपन को अलग अलग डायरेक्शन में उतर सकते हैं, इधर उतर के उधर उतर के, ऐसे 3 दिशाओं में उतर रहे हैं। तो जब नीचे उतरेंगे तो इससे कम वाला वोल्टेज मिलेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि ये 100 से 0 के बीच जो सर्किट आ रहा है इसके 2 हिस्से कर सकते हैं जो एकदम आइडेंटिकल है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ये जो हम एक्सिस लेते हैं ये हमेशा करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ही लेंगे। कुछ कोई भोला बच्चे के ऐसे भी तो सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, है ना, तो उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि इसमें 0 100 एक ही आ गए। एक ही लाइन पे 0 100 आने से फायदा नहीं है, एक पोटेंशियल के पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो ये बोलचाल की भाषा है, हम तो इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, इसका कोई फायदा है। लोग बाग सिमेट्री देख के बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, फिजिक्स में हम उसका कह रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल लाइन है। ये इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी क्योंकि जैसा पोटेंशियल 100 से 0 की तरफ जा रहा है तो आधा रास्ता है और बाकी का आधा रास्ता एक जैसा, तो इसमें 50 वोल्ट होगा पक्का, इस लाइन पे 50 ही वोल्ट होगा। ये 50 वोल्ट की लाइन बनेगी क्योंकि इसके अबाउट एकदम सिमेट्रिक है ये। तो ऐसी कोई लाइन, क्योंकि ये सर्किट क्या है, एक प्लेन में आ रहा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बन जाएगी। अगर 3D सर्किट कोई होता है तो उसमें एक प्लेन बन जाएगा, है ना, कोई 3D टाइप का सर्किट, बॉक्स टाइप का सर्किट हो तो वहां पर प्लेन बन जाएगा। इस बोर्ड पे बन रहा है ये, तो इस पे एक लाइन बन जाएगी।
तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन आ गई। इसको अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो इसके लेफ्ट और राइट में सर्किट एकदम सिमेट्रिकल होता है, और इस इसको क्रॉस करके करंट जा रहा होता है ना, इस लाइन को क्रॉस करके इधर से उधर जा रहा होता है, इसके अलोंग नहीं जाता है ना करंट। तब मिल जाने के बाद करना क्या है, तो इसके लिए पहला स्टेप तो ये, अगर आपको एक्सेस मिल जाए तो इसमें ये करना है, एनी रेजिस्टेंस ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन कैन बी रिमूव्ड। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है जो आपकी इस इक्विपोटेंशियल लाइन पर आ गया है, भगा दो उसको, क्योंकि उसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 50-50 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, है ना। आप कोई कहेगा मैंने डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना दिया यूं ऐसे ऐसे, फिर ये इस पे आए ही नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे तिकड़मबाजी लगाते हैं, ऐसे ही सर्किट बना लेते हैं कि मैंने थोड़ा इधर बनाया था इसलिए मेरा आया नहीं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो एंड पॉइंट है वो तो आ ही रहे ना, ये पॉइंट, ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट, टेढ़ा मेढ़ा करने से क्या होता है, पहले सिमेट्रिकल डायग्राम तो बनाओ ढंग से, है ना। तो उसमें जो रेजिस्टेंस आएगा उसको इसलिए हटाया क्योंकि उसके दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर हो गया। हटाते ही फिर सवाल फटाफट सीरीज पैरेलल का मामला बन जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर एक जानकारी बता रहा हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम पे तो इतना ही किया जाता है। अगर यहाँ पे 2R भी होता है, बाद वाले सारे रेजिस्टेंस डबल डबल है, इसका हर एक हमें 3 रास्ते मिले, हर रास्ता दुगना रेजिस्टेंस का था इससे, तो फिर ये 50 ना होकर के कुछ और होगा, मान लो 75 होगा या 66, और ऐसा 33.66.66 हो जाएगा। तो ऐसा होने से भी हट जाएगा वो, अगर ये सब एक रेशो रखते हैं तो। ये ऐसी एक्स्ट्रा बात है, किताब में ऐसे पढ़ा देनी है, ऐसे ही बता दिए बस, मिल जाए तो कर लेना, मतलब कभी जरूरत पड़े तो। सेम रेशो आना चाहिए सभी ब्रांचेस का, 1:2 1:2 1:2, 3 ब्रांचेस का सबका सिमेट्रिकल रेशो आ रहा है, आइडेंटिकल जगह पे आइडेंटिकल रेशो आना चाहिए। तो रेशो सेम रहेगा तो फिर वो वोल्टेज का लाइन सेम रहेगा, भले 50 की ना रहे, कोई और वोल्टेज की होगी, पर वो बराबर बैठेगा और रेजिस्टेंस को हटा पाओगे तो सवाल सरल हो ही जाएगा। दूसरा एक और बात है जो हम कर सकते हैं, एनी जॉइंट कैन बी सेपरेटेड along इक्विपोटेंशियल लाइन। इसका ये मतलब है कि सपोज करो कि यहाँ पर एक जॉइंट है जो इक्विपोटेंशियल लाइन पर आ रहा है, ये हमारी कोई इक्विपोटेंशियल लाइन है, इस लाइन को हम कह रहे हैं कि लाइन 50 वोल्ट की है, बीच की लाइन है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हैं कि ये जो है ना ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इनको अलग करके ऊपर कर लो, इनको अलग करके नीचे कर लो, क्योंकि लाइन तो 50 वोल्ट के ऊपर ही अभी भी है। ऊपर वाला सेगमेंट ऊपर खिसका लो, नीचे वाला सेगमेंट नीचे खिसका लो। ऐसा करने से आपका करंट यहाँ जाके तो कंफ्यूजन हो रहा है कि किधर जाऊंगा, ऊपर करते इधर चला जाएगा, नीचे वाला उधर चला जाएगा। तो जॉइंट को सेपरेट किया जा सकता है अगर वो इक्विपोटेंशियल लाइन पर आया है तो। सेपरेट यूं करना है, कुछ भोले लोग यूं सेपरेट कर देंगे, इसको इधर खिसका देंगे, इसको इधर खिसका देंगे, गलत हो जाएगा वो, है ना। इधर उधर नहीं खिसकाना है, उस लाइन के ऊपर ही खिसकाना है।
इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर। तो ये सिमेट्री के संबंध में जो भी जानकारी थी ये हो गई। वैसे तो मैंने कहा है कि हमें न तो सीरीज पैरेलल की जरूरत है न कोई सिमेट्री की जरूरत है, हमें सिर्फ केसीएल और केवीएल की जरूरत है। मानो, सॉल्व करो, बस आएगा आएगा आंसर। अब ये इक्विवेलेंट वगैरह मेथड होगी थोड़ा जल्दी लाने के लिए। अगर जल्दबाजी में गलत करोगे, रूल ढंग से लगाओगे नहीं, सीरीज पैरेलल ढूंढ पाओगे नहीं, तो फिर सीधे ही बस I1 I2 I3 और इक्वेशन। अब देखो एक सवाल देखते हैं। क्या हमने इसका कोई सवाल देखा था ये? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है। बॉक्स क्या है? वायर है, वायर फ्रेम है ये सारे वायर जा रहे हैं, वायर से बना हुआ है। तब आपसे हर एक का रेजिस्टेंस बराबर है, तो हमसे ये पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अक्रॉस बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल साइड। सभी का रेजिस्टेंस बराबर है, आर। सब बराबर रेजिस्टेंस के हैं। अगर हम इसको बॉडी डायगोनल के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? फेस डायगोनल के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और एक साइड के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो मैं बारी बारी से हल करके दिखाता हूं कि क्या होगा। तो पहले नंबर पे हम करेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिन भी दो पॉइंट के बीच मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, मैं क्या करता हूं कि उन दोनों पॉइंट के बीच एक बैटरी लगा देता हूं। इसके क्रॉस चाहिए, ऐसा लगा दी। इस बैटरी में मैं करंट भेज देता हूं, यहां से आई बैटरी से, और इसका वोल्टेज V, और जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वो होगा V/I। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू V/I होगा, क्योंकि इन सबको हटा करके एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूंगा, तो फिर V बराबर IR हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू V/I आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ सिमेट्री का उपयोग करने जा रहे हैं हम। जो करंट यहाँ से प्रवेश कर रहा है, इसको तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो तीनों रास्ते एक जैसे हैं। एक जैसे रास्ते मिलते हैं तो बराबर का बंटवारा कर लो। तीन रास्ते एक जैसे मिले तो I/3 हो गया। क्योंकि यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री है और क्योंकि यहाँ पर रिवर्स सिमेट्री है, तो I/3 इकट्ठा होने वाली साइड में भी जाएगा। रिवर्स सिमेट्री का फायदा उठाते हुए मैं सीधा वहां के भी लिख रहा हूँ। यहाँ से I/3 बांटा है, तो वहां से I/3 कलेक्ट भी करूंगा। अब जब मैं इधर से I/3 लेके जाऊंगा तो इधर मुझे दो रास्ते मिले, ये भी आइडेंटिकल है। उस मंजिल तक जाना था। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपको पता कैसे लगता है आइडेंटिकल है ना? हमें नहीं पता लग रहा है। तो पता है तो बस देखने से ही लगता है। यहां से हम देखेंगे। अब क्या देख रहे हैं, देखो यहां से मुझे वहां जाना है, तो मैं जाऊंगा इस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा, तो मुझे एक सीधा रास्ता मंजिल की तरफ दिखेगा।
और एक ऐसे 3 रास्ते से घूम के उधर जाऊंगा। इधर में भी ऐसे दिखेगा, यहाँ से मैं वहां गया, एक सीधा रास्ता दिख रहा है, और एक ऐसे 3 से घूम के वहां जाऊंगा। तो बिल्कुल हर चीज बराबर बराबर सी मिल रही है। जब बराबर सी मिलती तो बराबर से बंटवारा होता है, I/3 का भी आधा हो जाता है, I/6, I/6। तीनों रास्तों में ऐसा बांट देंगे, यहाँ भी I/6, I/6, यहाँ भी I/6, I/6। क्योंकि तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल रास्तों में आइडेंटिकल तरीके से करंट बांटा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता कि दोनों रास्ते आगे बराबर होते, इसमें इसमें फर्क होता, तो फिर मैं क्या करता कि इसमें एक I1 मान लेता, इसमें I2 मान लेता, फिर उनमें भी ऐसे ही करता। उसके आगे वाले रास्ते भी फिर वो आइडेंटिकल होंगे, उनमें से एक उसके जैसा होगा, दूसरा उसके जैसा होगा, तो फिर I1 I2, फिर उस तीसरे वाले में भी I1 I2, तभी तो वो तीनों में बराबर बट रहा है। नहीं तो बांट ही नहीं पाऊंगा अगर बीच में ही गड़बड़ हो रखा है। तो अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो ऐसा कुछ करेंगे। अब हमें समझ में आ गया है कि ये I/6, ये I/6 मिलके I/3 हो गया, और ये वाला I/3, ये वाला I/6, ये वाला I/6 मिलके I/3 हो गया। ऐसे सभी मिल समझ में आ गया, सब हो गया। ठीक है, अब चाहो तो पोटेंशियल वोटेंशियल भी लिख सकते हो। इस सवाल में मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, कितना भाग्य अच्छा है कि एक ही आई चल रहा है बस, ना I1 आया ना I2 आया। सिर्फ मुझे एक केवीएल की इक्वेशन लिखूंगा, V/I तो मिल ही जाएगा। कोई भी एक लूप ले लेता हूँ जिसमें V आ जाए। तो V जिसमें आए ऐसा लूप तो मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसे चलता हूँ, यूं करके यूं करके यूं। तो यहां से शुरू करता हूँ, V माइनस I/3R, फिर माइनस I/6R, माइनस I/3R इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया V/I R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, ये हो गया R इक्वलेंट। ये कितना होता है? 5R/6। तो ये इसका आंसर हो गया कि अगर हमने किसी क्यूब के बॉडी डायगोनल के क्रॉस कनेक्ट किया तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नंबर फेस डायगोनल का। अब फेस डायगोनल वाला थोड़ा सा ट्राई करो आप, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल। सेकंड केस के डायग्राम बनाऊं फिर मैं? तो ऐसा करते हैं कि फेस डायगोनल ये सबसे नीचे वाला ले लेते हैं फेस।
जो बेस बना हुआ ना, इसका ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, तो बन गया फेस डायगोनल। अब मैं इसका V मान लूंगा कुछ वोल्टेज, और इससे मैं I करंट भेजूंगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो एंड पॉइंट हो गया। अब यहां से वहां तक जाने के मुझे मिलेंगे 3 रास्ते, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, और एक ये ऊंचा रास्ता। समझ में आ गया कि तीनों रास्ते एक जैसे नहीं है, पर ये समझ में आया कि 2 रास्ते तो एक जैसे हैं। इधर से यूं जाऊं या उधर से यूं जाऊं, ये तो एक जैसे ही है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इस ब्रांच का करंट I1 मान लूंगा। मानने कहा क्या मैं, इधर कुछ और जाएगा, I-2 I1 भी लिख सकता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखने में पड़ेगा इसलिए I2 लिख दिया, छोटा लिखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर है ना पैरेलल सिमेट्री तो दिख ही रही थी, रिवर्स सिमेट्री भी है। इस साइड से देखो या उस साइड से देखो, सर्किट एक जैसा है। तो कानूनन I1 और I2 जैसे करंट बांटा जाएगा वैसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। ऐसा पता लगता ही हो गया, अब सवाल खत्म हो गया। क्या पता लग गया कि ये I1 का I1 चला गया, तो इसमें कुछ जाएगा नहीं। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ। ये जो ऐसा दिख रहा है प्लेन, इस प्लेन के लेफ्ट और राइट में एक जैसा है। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है इक्विपोटेंशियल प्लेन। इस प्लेन में आने वाला कोई रेजिस्टेंस है तो उड़ जाता है, उड़ा दो उसको, है ना, उड़ा देते हैं भाई इसको। ये आपके आगे भी क्लास है क्या? तो ये बीच के इधर उधर के रेजिस्टेंस उड़ गया ना। अब बचा क्या, ये देखो जो बचा है। ये नीला तो तार नहीं है, भोले लोग इसको, ये तो ऐसे ही बताया था। अब आपको दिख रहा है सीरीज पैरेलल, ये आर आर टू आर का मिला के आर हो गया, फिर 3 आर हो गया, फिर इसका आर हो गया, तो 3 आर और आर का सम 3R/4 आ गया। आर इक्वलेंट आ गया 3R/4। तो अगर हमने फेस डायगोनल किया तो इसका इक्वलेंट आ गया 3R/4। ठीक है, आप बताओ कि उसमें क्या होगा, तीसरे वाला। ये कैसे आ गया? अच्छा, आगे भी नहीं कर पाए यहाँ के बाद? अच्छा, फिर ध्यान से सुनोगे। ये आर और ये आर, R+R 2R, ये आर, R+R 2R, 2R 2R इंटू 2R/2R+2R आर। तो ये आर, ये आर, ये आर, 3R, ये R+R 2R, ये R+R 2R, 2R 2R R, तो ये हो गया R और वो हो गया 3R, मिला के 3R/4। वो थोड़े मैंने बीच में ऐसे ही कर लिया। तुम एक एक स्टेप में कर लो कि पहले आर आर जोड़ोगे 2R, फिर 2R जोड़ोगे R, फिर ऐसे जोड़ोगे तो 3R। ऐसे 3-4 डायग्राम बनाओ, हाँ ना, एक एक टुकड़े में बनाओ, फिर समझ में आ जाएगा। तीसरा केस क्या था भाई, साइड वाला, साइड वाला रह गया, साइड वाला भी बना लो फटाफट से।
अब हमने साइड वाले के अक्रॉस पता करना है। अब साइड वाले के अक्रॉस कैसे पता करेंगे? बस वैसे ही वोल्टेज लगाएंगे, वी वोल्ट, आई करंट, जो हमारे को इक्विवेलेंट चाहिए उसकी वैल्यू V अपॉन आई है, ये पक्का है। अब देखेंगे रास्ता कैसा है। यहां से यूं जा रहे हैं तो बहुत ही सीधा रास्ता है, और ये रास्ता और ये रास्ता, क्या ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें भी यूं घूम के आ सकते हो, इसमें भी यूं घूम के आ सकते हो। इसमें यूं घूमने के बाद एक रास्ता लंबा साइड उधर जाता है, तो इसमें भी उधर जाता है दूर, मतलब एकदम सिमेट्री है। तो ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, तो अपन यहाँ पर करंट I1 मान सकते हैं, और इस ब्रांच का करंट I2 मान लेते हैं। रिवर्स सिमेट्री है, तो यहाँ का करंट I1 मान सकते हैं। जैसा बांटा गया वैसे इकट्ठा कर लिया गया। अब इसके बाद इस रास्ते से यूं बढ़े, यहां पर हमने माना I3, तो इस रास्ते से यूं बढ़े तो यहाँ भी I3 मानना पड़ेगा, सिमेट्री है ना। इसलिए जो छोटा रास्ता है उसमें I3 हो गया, तो इसके भी छोटे रास्ते में I3 हो गया। फिर बाकी दूसरे रास्ते पर I1 माइनस I3 हो गया, तो इधर I3 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, I1 माइनस I3। तो ये I1 माइनस I3 तो 2I1 माइनस I3। जैसे बांटा गया इधर से I3 है, तो इधर I1 आ रहा है, तो ये I1 माइनस I3 आएगा, ताकि मिल करके I1 हो जाए। इधर से I3 आ रहा है, तो इधर से I1 माइनस I3 होगा, ताकि मिल करके I1 हो जाए। इस तरह से हमने हर ब्रांच में करंट बांट दिया। अब की बार जरूरत पड़ गई और वेरिएबल की, नहीं डरे, मान लिया I1 मान लिया, I2 मान लिया, I3 मान लिया। जितना ज्यादा मानेंगे तकलीफ बढ़ती जाती है ना। पहले वाले में कुछ नहीं मानना पड़ा था, एक ही में सीधा इक्वेशन में हो गया था। दूसरे वाले में थोड़ा हिसाब लगा के हुआ, अब इसमें थोड़ा और हिसाब लगा के होगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, इसका V मान लिया, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स है, तो इनका V1 होगा, और ये दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट है, इसका V2 होगा। और ये वाला पॉइंट का V3 मान लेते हैं, इसका V4 मान लेते हैं। ऐसे मैंने वोल्टेज भी मान के दे दिया, करंट भी मान के दे दिया। अब करना क्या है, ये बात आ रही है। तो अपन वोल्टेज मान के रीड्रॉ करते हैं। कुछ पॉइंट्स के पोटेंशियल एक जैसे हो रहे हैं, तो रीड्रॉ करने से वो पॉइंट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ छोटा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भरोसा रखते हुए रीड्रॉ किया जाता है। अब मेरा तो रटा हुआ है, इसलिए मुझे पता है अच्छा होना ही है ना। जो नया सवाल करेगा उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर V1 हो गया, यहाँ पर V2 हो गया, यहाँ पर V3 हो गया, यहाँ V4 हो गया। ऐसा ड्रॉ कर लिया। V के बगल में V1 है, और 0 के बगल में V2 है, और फिर V3 V4 थोड़े दूर है, ऊपर की साइड है, तो थोड़ा ऐसे डायग्राम में बना लिया। अब कुल मिला के 12 रेजिस्टेंस है, 12 के 12 यहाँ दिखा देंगे, नंबर वाइज दिखाते जाते हैं। V और V1 के बीच 2 दिख रहे हैं, 2 दिखा देते हैं, R और R, ये दोनों हो गए सेलेक्ट। V2 और 0 के बीच में 2 दिख रहे हैं, R R, ये दोनों भी हो गए सेलेक्ट। फिर V1 और V2 के बीच 2 दिख रहे हैं, ये V1 V2 के बीच है, ये V1 V2 के बीच है, तो V1 और V2 के बीच में भी 2 है, R और R। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। V1 और V3 के बीच भी 2 दिख रहे हैं, ये V1 V3, V1 V3, तो V1 और V3 के बीच में भी 2 हो गए। V2 और V4 के बीच में भी 2 दिख रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
अब ये और हो गए। V3 और V4 के बीच में एक दिख रहा है, ये आ गया। V और 0 के बीच में एक और दिख रहा है, और ये हमारी बैटरी आ गई। तो अब हमको दिख रहा है कि तो कुछ सीरीज पैरेलल का मामला हो गया, ये तो कुछ आ गया सीरीज पैरेलल। अब इसको तो हिसाब लगा लेंगे हम, कितना आएगा। देखो 2R, R/2, R/2, R प्लस R, 2R प्लस R, 2R और R/2, फिर R/2, R/2, R हो गया। फिर ऐसे करना, टोटल बता दो आप तो। फाइव 5R/2 टोटल। देखो ध्यान से, गलत होगा। एक जैसा आंसर नहीं बता रहे। सेवन बाई 12, क्या कह रहे हो। 5/7, लगाओ क्या दिक्कत आ रही। देखो ये R/2, ये R/2 तो R हो गया सीरीज में, और ये R/2, और ये ऊपर वाला 2R, 2R और R/2 का प्रोडक्ट, 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2। तो ये कितना हो गया, 2R/5, 2R/5 होगा ना ये 2R/5 प्लस R, प्लस तो 7R/5, 7R/5 और R का रिजल्टेंट, तो 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R, 7R/12। ठीक है, तो अपना एक जो पहले वाला आया था इक्विवेलेंट, वो कितना था, 5R/6 बॉडी डायगोनल, और 3R/4 फेस डायगोनल, और 7R/12 साइड। यह है ना सब। देखो इसमें इतना आंसर में कितनी सुंदरता है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर आ रहे हैं, एक से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसमें तो ऐसा भी आ रहा है, 5 के बाद 6 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 7 के बाद 8 नहीं आया। अच्छा फिर मैंने ये भी सोचा था कि इसको अपन सबको नीचे 12 करते, क्योंकि टोटल 12 है ना, तो सब में 12 कर लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 10R/12 और 9R/12 और 7R/12। तो अब याद रखने के हिसाब से सबके नीचे 12 हो गया, एक 7, एक 9, एक 10 है। ठीक है, समय बीत गया, आपकी अगली क्लास है, हमारा तो कुछ होगा नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ ढूंढना चाहते यूं, उसमें कुछ रेजिस्टेंस तो आ ही नहीं रहे। अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये चारों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करके कुछ कठिन कर लो। हाँ करके देख लेना। अब होमवर्क करने के लिए आपके पास है HCV, HCV के क्वेश्चन करना। कितने करना, इंस्ट्रूमेंट से पहले वाले सारे कर लेना। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 30 तो कर ही सकते हो, है ना। इंस्ट्रूमेंट
देखो वोल्ट मीटर वगैरह अंदर एक दो क्वेश्चन में बीच में आ रहे तो उससे डरना मत। जहां पर बाद में इंस्ट्रूमेंट एक साथ आते हैं उससे पहले पहले सारे कर लेना। कम से कम 25-30 तक तो करना, मतलब